चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप? आज आई थिंक बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है हमारी। बहुत दिन हो गए ना। 24 घंटे हो गए भाई साहब। देखे थे ध्यान से। वेट, क्या होता है म्यूचुअल फंड? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट यू मीन बाय म्यूचुअल फंड्स? हाँ जी, नेहा जी बताइए। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? सुना है कभी पहले? क्या सुना है इसके बारे में? कुछ तो सुना होगा। क्या जैसे रोहित शर्मा का ऐड देखा है? हाँ जी। मोटापे वाले लोग। बताइए। इन्वेस्टमेंट। सुना है वर्ड कभी म्यूचुअल फंड? क्या सुना है? यस। नाम सुना है। नाम तो हमने आपका भी सुना है। हाँ जी। फ्यूचर। ये इन्वेस्टमेंट करी जाती है हर जगह फ्यूचर इन्वेस्ट रिटर्न के लिए। म्यूचुअल फंड सिक्योर्ड है। ओके ओके, मतलब ये आपके व्यू पॉइंट्स। ठीक है जी। क्या? एक तो बोलती है अपने मन मन में ही। मन में बोला बात खत्म। जी बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग हो रही है। डायरेक्टर बोले क्या कहना क्या चाहते हो जनाब? हाँ जी। आप बताइए। नाम सुना है सर, म्यूचुअल फंड नाम का कुछ होता है? अच्छा जी। यस मिस्टर वैभव। या तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, या तो अंग्रेजी बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो। नो, मिक्स अलाउड नहीं। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है? तो डिफरेंस क्या होगा फिर? रिस्क मिनिमम हो जाता है इसमें। हेज तो हम कहीं भी कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में भी हेज कर सकते हैं। ओके हाँ जी। मिस्टर अर्नब गिरी। वही होता है, वो तो वही वही तो हमें पता है, वही होता है। वही क्या होता है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जगह बैठते हैं और पार्टी करते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। चलिए। ओके। सो म्यूचुअल फंड्स अगेन बेटा सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसको लेके हम एक रेगुलेशन भी डिस्कस करेंगे और इसका एक दैट इज जेनेसिस भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बहुत पुराना इतिहास है बेटा इसमें भारत में। इनफैक्ट आप लोगों ने ना एक इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी सी सेट में। तो वहां पर भी अपने म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा हुआ है। वो अलग बात है, हम भूल जाते हैं। तो कल का याद नहीं होगा बेवकूफ हम। तो सी सेट की बात कर दी मैंने 1 साल पहले वाली बात। ठीक है ना? खैर इसका ना पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिखना नहीं है आज, वैसे भी तुम्हें लिखना ही लिखना है सब कुछ, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा स्पीड अप रखिएगा चीजों में। म्यूचुअल फंड क्या है बेटा, पहले से ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेसिकली। भाई, एक कॉमन सी बात है, हमें करनी है इन्वेस्टमेंट। क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है वो। क्या करनी है हमें? सो इन्वेस्टमेंट के कितने राउट्स हो सकते हैं बेसिकली? देखिए भाई, मान लो ये एक इन्वेस्टर है। ये कौन है बच्चों? इन्वेस्टर्स हैं। और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को। क्या करना चाहते हैं बेटा? wants to invest money into different instrument। ठीक है।
देखो भाई, फॉर एग्जांपल आपने पैसा कमाया और बैंक में जमा कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो क्या है बेटा, आपकी सेविंग्स क्या है, सेविंग्स है। सेविंग्स में जो लिमिटेड रिटर्न्स होते हैं, क्या होता है बेटा, ऑल्दो देयर इज जीरो रिस्क मोस्टली, ठीक है, वहां पे कोई रिस्क है नहीं, आपका पैसा नहीं डूबेगा क्योंकि आरबीआई की गारंटी के तहत बेटा वो जमा है। ठीक है, अगर कल को बैंक बर्बाद भी हो जाता है, स्टिल आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि वहां पे कोई भी रिस्क नहीं है, और जहां रिस्क नहीं वहां रिटर्न भी नहीं होते। तो इसलिए बेटा आपने देखा होगा सेविंग्स में हमें कितना ही रिटर्न मिलता है, 4%, 3.5%, ठीक है ना। तो ये कोई रिटर्न है नहीं, कुछ बैंक्स ऑफर करते हैं 6% भी सेविंग्स में, राइट, इनिशियल अपने प्रमोशन के रिगार्डिंग, बट नॉर्मली जो रिटर्न है एवरेज बेसिस पर 4% है। तो यार एक बात बताओ, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एक साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 4,000 रुपए। पता लगे 7,000 का तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 7% से क्या बढ़ गया है, इन्फ्लेशन। तो आपको फायदा है नुकसान है, नुकसान है। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण पैसा कम हो जाएगा, वो निकालोगे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू। दूसरा, आपको जो इन्फ्लेशन बढ़ा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप फिर भी लॉस में ही है, ठीक है। आपको लगेगा ना आपका 1,04,000 रुपए हो गया एक साल के बाद, बट 1,04,000 थोड़ी हुआ है, वो तो और कम है। अगर आप उसके करंट वैल्यू ऑफ एन पढ़ा होगा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ, तो अगर आप फ्यूचर की कोई भी वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके निकालते हो तो आपको पता लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगी बेसिकली वहां पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स, बैंक ले इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तो इन्वेस्टर चाहता है इन्वेस्ट करना इस पैसे को कहाँ, स्टॉक मार्केट। कहाँ बेटा, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न्स देगा, हर भरी के रिटर्न देगा। हालांकि अभी तो स्टॉक मार्केट ने इन्वेस्टर्स को डरा के रखा हुआ है ड्यू टू सम इंटरनेशनल वॉर सिचुएशंस एंड ऑल, ठीक है। बोलो भैया। हाँ जी, बट स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉलेज। अगर मेरे पास नॉलेज है, आई नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू सेलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए मुझे क्या होना जरूरी है, नॉलेज। देन ओनली आई कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अच्छा, अगर इन्वेस्टर्स को नॉलेज है, राइट, और वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहाँ पे, ओके, तो स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट किस किस में कर सकता है, इक्विटी शेयर्स में। एंड यू नो अबाउट इक्विटी शेयर्स, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा साहब। प्रेफरेंस शेयर आप खरीद सकते हैं कंपनी की, बोलो। यू कैन परचेज डिवेंचर्स, क्या परचेज कर सकते हैं आप, डिवेंचर। अभी तो पढ़ा था आपने रिसेंटली, ठीक है। डिवेंचर कैन बी नॉन कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा, कन्वर्टेबल डिवेंचर। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, कुछ भी। या फिर आप अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आफ्टर द डिटेल डिस्कशन अबाउट द पर्टिकुलर सिचुएशन। बट द सब्जेक्ट यहाँ पर कंडीशंस क्या है बेटा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आपको नॉलेज है, आपके पास समय है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, मतलब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में, बिना किसी इंटरमीडिएट्स के मदद के। किसके मदद के बिना बेटा, इंटरमीडिएट्स के मदद के बिना आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट फेज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब एक सिचुएशन होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बच्चे, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब सर ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, बेटा मुझे एक बात बताइए, ये तब यूज करी जाती है व्हेन इन्वेस्टर नॉट मच अवेयर, नॉट मच क्या बेटा, अवेयर एंड टाइम टू इन्वेस्ट इटसेल्फ। मतलब भैया जब आपके पास समय नहीं है, आपके पास उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, तो भैया वहां पे एक टर्म आता है क्या, सपोज मान लो आप जॉब करते हो या फुल टाइम प्रैक्टिस में हो, राइट। तो मुझे बात बताइए, डू यू हैव ए टाइम रिगार्डिंग इन्वेस्टमेट, नो। ना तो आपके पास उतनी प्रॉम्प्ट नॉलेज है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ना ही बेटा आपके पास उतना समय है कि आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च पे लगा सकें। सो दैट इज नॉट बेसिक सिचुएशन। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है बेटा, कुछ मीडिएटर्स होते हैं जिनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, इनको हम एएमसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। हालांकि ये ट्रस्ट के फॉर्म में होता है, विल अंडरस्टैंड वो बेसिक सिचुएशंस क्या है।
तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं बेटा? इन्वेस्टर अपना जो पैसा है वो किसको हैंड ओवर कर देते हैं? और जो एसेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंपनीज है ना, दे प्रॉमिस कि आप इन्वेस्टर्स को क्या पे करेंगे? एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करेंगे ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशन। किसके बेसिस पे बेटा? मार्केट जरूरी नहीं है भाई इतना पूरा, इट टोटली डिपेंड ऑन क्या होगा, मार्केट कंडीशंस। किस पे डिपेंड करता है? मार्केट कंडीशंस के ऊपर कि मार्केट की कंडीशंस कैसी है और किस बेसिस पे आपको रिटर्न हम प्रोवाइड करेंगे। बट हाँ, ऑन एन एवरेज बेसिस पे आपको ये एक परसेंटेज बता देते हैं कि इसके बैंड में ही रहेगा, रेंज में ही रहेगा, ठीक है। अब सर ये जो एएमसी है ना, ये होते हैं कुछ एक्सपर्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इंडल्ज इन फुल टाइम इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो सुनो, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा किसको दिया? एएमसीज को। अभी जो एएमसीज है ना, ये इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करती है क्योंकि इनके पास नॉलेज है, इनके पास समय है। हाँ जी, इनके पास नॉलेज है, इनके पास समय है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट अगेन ये कहाँ पे करते हैं बेटा? स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में भैया ये या तो इक्विटी परचेज कर सकते हैं या डेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं या दोनों का मिक्स कर सकते हैं। हाँ कि ना? तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये आपके पैसे को इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रही है स्टॉक मार्केट में, और यहाँ से इसको क्या मिल रहा है बेटा? रिटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है? और उस रिटर्न का कुछ हिस्सा ही अपने पास रख रहे हैं और कुछ हिस्सा आपको प्रोवाइड कर दे रही है। तो क्या इनको भी बेनिफिट? हाँ जी, क्या आपको भी बेनिफिट है? भाई तुम्हें तो नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट की, बट स्टिल यू कैन जनरेट द प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इवन बैंक से तो ज्यादा ही कमा रहे हैं बेटा। तो सर यहाँ पे जो एएमसी है ना, ये क्या करती है? इन्वेस्टर्स को अपने कुछ यूनिट्स दे देती है। क्या दे देती है? यूनिट्स। और कहती है भैया इन्हें रखो, ये एज एविडेंस रहेंगे आपके, ठीक है। जो बेसिकली आप क्या रखेंगे बेटा, इन फ्यूचर में जब आप डाइल्यूट करेंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा। सर इन्हीं यूनिट्स को हम एक नाम देते हैं, क्या बेटा? म्यूचुअल फंड्स। इन टुडेज एरा ऑल्सो वी नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, क्या? एसआईपी। आज के डेट में उसको क्या नाम से जानते हैं बेटा? एसआईपी भी जानते हैं। तो एसआईपी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स आर नथिंग, तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट एक कंपनी जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है, और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो खुद रखती है और एक हिस्सा किसको देती है बेटा? इन्वेस्टर्स को। तो इसके रिगार्डिंग सेबी की क्या रेगुलेशन है, क्या सिचुएशन है, वो हालांकि भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ाया, मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक तरीका बता रहा हूँ, और एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में टूल यूज हो रहा है, उस टूल को हम क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल फंड। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? इसको ना जल्दी से लिखेंगे फटाफट से, सो दैट कि हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकें। थोड़ा जल्दी करना दोस्त। कल आपकी ब्रजेश सर की क्लास है, उसके बाद अपने टैक्स का लेक्चर देख लेना, है ना। भाई एमडीएलएफ में कोशिश क्या करो, आप जितने हो सके उतने लेक्चर्स कंप्लीट कर लो टैक्स, ठीक है। एक तो तुम लोग टाइम पे आते नहीं हो। भाई 10 बजे का मतलब क्या बोला था मैंने? 10 बजे तोड़ दूंगा, हड्डियां ना लाए।
लड़का नहीं लग रहा है, थोड़ा ब्लर छेड़ा था क्या तुम लोगों ने कल ये? छेड़ना है वो। देखो ठीक है, पहले से बैठ। अब अब लग रहा है ना मतलब, चश्मा साफ करो थोड़ा। अब बताओ। ठीक है, देखा चश्मा साफ करने का कुछ भी साफ हो जाता है। आज का तारीख है 21। सही खेलते हैं हमने सिलेबस। हो गया। तुमको इतना समय अगर लिखने में लगाओगे तो कैसे होगा ये बताओ। हो गया। शाबाश, तुम ही हो भाई पढ़ने वाली बस। अच्युता निधि से बात होती, एक बार बात करके देखना। मैसेज ही नहीं करती। प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लेना चाहिए जीवन में। अगले अगले को अर्नब की बात कर रहा हूँ। I'm just talking about अर्नब। देखो दोस्तों, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, सिचुएशंस क्या है इसकी बेटा। कहते हैं सर म्यूचुअल फंड्स इज अ ट्रस्ट बेस्ड, क्या बेटा, इज अ ट्रस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट मनी। ये क्या करता है बच्चों? कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट it in securities like shares, bonds, money market instrument, etc. सेबी ने यहाँ पर एक सिचुएशंस किया है, स्ट्रक्चर जो होगा
स्ट्रक्चर। तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर थ्री ट्रायर बेसिस पे होता है। थ्री ट्रायर स्ट्रक्चर। स्पॉन्सर, डन। इधर देखो सर, म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है इसका, वैसे तो बेसिक आइडिया हमें लग ही चुका है। एक बार फटाफट से मीनिंग समझ लेते हैं। कहते हैं सर म्यूचुअल फंड क्या है बेटा? ट्रस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। किस पर बेस्ड है बेटा? ट्रस्ट बेस्ड है। दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। ये मनी कलेक्ट करता है किससे बेटा? मल्टीपल इन्वेस्टर से। और इन्वेस्ट करता है इस सिक्योरिटीज को किसमें? शेयर्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। राइट। तो मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है, उससे जो भी रिटर्न्स आता है उसका कुछ पोर्शन किसके पास जाएगा? इन्वेस्टर्स के पास। और कुछ पोर्शन कौन रखेगा बेटा? दैट ट्रस्ट। राइट। अब सर म्यूचुअल फंड्स को तीन ट्रायर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या? स्पॉन्सर। दूसरा क्या? ट्रस्टी। तीसरा क्या? अच्छा, स्पॉन्सर मतलब क्या? ये कहते हैं एक प्रमोटर है बेटा। क्या है बेटा? प्रमोटर है एक तरीके से, जो बेसिकली क्रिएट कर रहा है क्या बेटा? ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बेसिकली। और ये ट्रस्ट का काम होता है कि ये मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स इशू करता है। क्या इशू करता है बेटा? हाँ जी। तो सर एक प्रमोटर जो प्रमोट कर रहा है किसको बेटा? किसी ट्रस्ट को। राइट। दैट इज कॉल्ड बेसिकली क्या? स्पॉन्सर। राइट। क्या बोलता है इसको? अच्छा, एक होती है एएमसी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम होता है मैनेज द मनी ऑफ ट्रस्ट। मनी ऑफ ट्रस्ट मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा? इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जो जो भी पैसा ट्रस्ट के पास आएगा कलेक्टिव फॉर्म में, वो आप क्या करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्दर। भाई ट्रस्टी कौन होता है? हु इज द ट्रस्टी बेसिकली? ट्रस्टी का काम होता है ये चेक करना कि एएमसी क्या काम कर रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। हाँ जी। तो इसका क्या काम है बेटा? ये चेक करना कि जो एएमसी है, क्या बेटा? एएमसी है क्या वो ट्रस्ट का पैसा इन्वेस्टर्स के फेवर में, उनके बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर उसका कोई अगेंस्ट द इंटरेस्ट काम कर रहा है? तो इसको चेक करने का काम किसका है? ट्रस्टी का। किसका बेटा? ट्रस्टी का। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ट्रस्ट के स्ट्रक्चर यानी म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा बेटा? तीन। पहला स्पॉन्सर, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा एएमसी। गेटिंग मैम? कॉपी दिस प्लीज। तो यहाँ पर मैं आपको सेबी का एक रेगुलेशंस पढ़ाऊंगा। लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पे? सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996। कौन सी रेगुलेशन है बेटा? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, डन। चलिए, अब एक बार हम फटाफट से नोट्स पे आइए। जैसे यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं बेटा? म्यूचुअल फंड जो कि हमारा 17 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर बेटा? अच्छा, ये बेसिक्स है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बस एक बार इसको गो थ्रू कर ले। कहते हैं सर सेबी की कौन सी रेगुलेशंस है जो हमें डिस्कस करनी है? म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। अच्छा, ये रेगुलेशन बेसिकली गवर्न क्या करता है कि कैसे एस्टेब्लिश होगा क्या बेटा? म्यूचुअल फंड। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? राइट। ऑपरेशन कैसे करेगी एएमसी? राइट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे करा जाएगा?
डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये सारी बातें बेटा कहाँ पे लिखी गई हैं, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। तो कहते हैं सर म्यूचुअल फंड मस्ट रजिस्टर्ड विद सेबी बिफोर कलेक्टिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक, मतलब बिना सेबी से रजिस्टर्ड करे आप फंड्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट एट ऑल, समझे? हेलो। अच्छा, इसका भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या लिखा बेटा, कहते हैं एज एन इकोनॉमिक ग्रो सेवरल वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज एमर्ज इन द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो होती है बेटा, वैसे वैसे हमारे पास बहुत होती है किसके रिगार्डिंग बेटा, फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड दोज म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इन्वेस्टर विद एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दीज मार्केट थ्रू प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। भाई आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ा था ना अभी आपने कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है बेटा कि वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू, किसके थ्रू, जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टेक्निकली एडवांस होते हैं, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्रिएट करे होते हैं, तो उसके जरिए आप मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज बेसिक द फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या बेटा, पूल मनी राइट फ्रॉम किससे, और इन्वेस्ट करते हैं फर्दर किस में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट में। यही पढ़ा था भी आपने थोड़ी देर पहले। हाँ जी बिल्कुल सर। रीजंस इन्वेस्टर चूज म्यूचुअल फंड, सबसे पहला फंड कौन मैनेज कर रहा है, प्रोफेशनल्स, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस भाई तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे कहाँ करोगे, एक दो जगह, नो, बेसिकली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे पास कितना पैसा होगा भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक दो लाख रुपए लगा दूंगा मैं, और वो एक दो लाख रुपए में कितने डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ भाई, मेरे पास लिमिटेशन ऑफ फंड्स है, तो लिमिटेशन ऑफ स्टॉक ही मैं चुन सकता हूँ ना। और सोचो क्या म्यूचुअल फंड एक जगह इन्वेस्टमेंट करता होगा, नहीं, वो तो मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट करता होगा ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। इसी को बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग, क्या बोलते हैं, बेनिफिट है ना उसका। जैसे मान लो अगर एक शेयर डाउन में भी जा रहा है, दूसरा प्रॉफिट में जा रहा है, तो आपका हो गया ना सेट ऑफ, ठीक है। अगला, रिड्यूस क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऑफ कोर्स आपने एक प्रोफेशनली मैनेज व्हीकल से आप क्या कर रहे हो बेटा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उन्होंने बहुत प्रॉपर रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करी होगी ना। हाँ, तो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाता है। रिस्क ना कभी भी खत्म नहीं होता, रिस्क तो है, चाहे कोई भी मैनेज करे ना चीजों, रिस्क तो होगा, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटीज को हम नहीं जानते ना यार। अब जैसे वॉर चल रही है जिसकी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, लॉस तो हो रहा है ना, काफी लाखों करोड़ रुपए का लॉस हो गया। सो दैट मीन सर ये अनसर्टेनिटी है, इसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते बेटा, खत्म नहीं कर सकते। बट हाँ, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम अपना बेसिक जो गलत डिसीजन के कारण इन्वेस्टमेंट से लॉस होता है वो नहीं होगा हमें interest, ठीक है। फिर कह रहा है कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट ड्यू टू क्या बेटा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट आपकी क्या आ जाती है बेटा, थोड़ा सा कम आ जाती है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसका बेटा, म्यूचुअल फंड्स का। डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड कहते हैं एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, कहते हैं म्यूचुअल फंड है क्या, देखो आपने अभी पढ़ा हुआ है। हम इसको स्टेब्लिश करते हैं किस फॉर्म में, और ये रेस करती है मनी सेल ऑफ क्या बेटा, यूनिट्स। एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ, उसने बेचे आपको क्या, यूनिट्स, क्या बेचे बेटा, यूनिट्स, किसको, पब्लिक को, या फिर सेक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 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 राइट। तो इनकी सिंपल सी बात है, एक ट्रस्ट है जो कलेक्ट कर रहा है फंड्स बाय इशूइंग, किससे कर रहा है, पब्लिक से, या फिर सेक्शंस ऑफ द पब्लिक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के पब्लिक होते हैं उनको। जैसे मान लो अपने वेल्दी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रिसीड कर लिया, ठीक है, या आपने क्यूआईबीज को इन्वेस्टमेंट कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। और फर्दर आप इन सब में इन्वेस्टमेंट करके फंड रेज करते हैं, समझे। अब सर जो म्यूचुअल फंड है ना, दो वर्ड शब्दों से बना हुआ है। द टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड कंसिस्ट टू वर्ड्स। पहला क्या, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, गेट टुगेदर, यानी कि मिलकर, साथ मिलकर। और फंड्स का मतलब मनी। तो मतलब यहाँ पे दो वर्ड्स बने हुए हैं, एक तो क्या, दैट इज गेटिंग टुगेदर, साथ में मिलकर, राइट। एक फंड्स क्रिएट कराता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ मनी। तो देखिए क्या लिखा, देयरफॉर, इसलिए बेटा कहते हैं म्यूचुअल फंड क्या है बेटा, एक व्हीकल है फॉर इन्वेस्टमेंट मनी ऑफ इन्वेस्टर हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, अच्छा, इट फैक्ट्स द, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी विच कलेक्ट फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन देम डिफरेंट एसेट्स क्लासेस अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। की फीचर्स क्या है, पूलिंग ऑफ फंड्स, आपका सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। अभी सपोज मान लो मैंने कहा चलो आज पार्टी करते हैं, क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। अब मान लो एक इंडिविजुअल पर्सन पार्टी देगा, उसको बर्डन भी ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि भैया वहां पे थोड़ा सा हमारे पास खाने पीने का सामान थोड़ा सा कम आएगा। बट मैंने कहा भैया पार्टी करेंगे,
कलेक्शन के साथ, किसके साथ? तो हर पर्सन को लेके आने हैं 500 रुपए। कितने लेके आने हैं? एंड सपोज वी आर 10 पीपल्स, तो हमारे पास कितने पैसे आ गए? अच्छा, क्या हर व्यक्ति पे बर्डन बहुत कम है? यस। बट हमारे पास कलेक्शन ऑफ फंड्स क्या हो गया है? ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस 5,000 से वी कैन परचेज मल्टीपल थिंग्स? क्या हम मल्टीपल चीजें परचेज कर सकते हैं और किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ा? सो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, क्या आप फंड्स को पूल कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पूल कर रहे हो। जैसे एक और चीज बता दो, जो जनरल मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, जिनकी इनकम सर्टन नहीं होती है बेटा, या यू कैन से इनकम फिक्स है, उससे ज्यादा पैसा उनके पास नहीं है। सैलरी क्लास बेसिकली होता क्या है? सैलरी क्लास को मंथ में एक बार सैलरी आ रही है ना? जैसे मान लो जो भी सैलरी आपकी 20, 25, 50, राइट? मान लो 30,000 सैलरी एक बार आई। अब आज के डेट में तो आपने देखा होगा, दुनिया भर के लोगों के शौक भी तो बढ़े। हाँ, इसकी मोस्टली इनकम बेटा किस में चली जाती है? ईएमआईज में। फिर घर का राशन वगैरह हो गया, बच्चों की फीस वगैरह हो गई, एक्सेट्रा बहुत सारे खर्चे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं सर यहाँ पर सेविंग तो हो ही नहीं पा रही आपकी? हो पा रही है क्या? नहीं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज ने ना एक कॉन्सेप्ट निकाला है, कमिटी सिस्टम। हाँ जी। कौन सिस्टम का? कमेटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम में क्या होता है, आप यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हो, यानी कि ऐसे मान लो 20 लोग मिल गए। कितने लोग मिल गए? 20 लोग मिल गए, और आपने कहा एक काम करना जी, आपको ज्यादा पैसा नहीं करना, हर व्यक्ति को कितना देना है मंथली? 5,000 रुपये। कितना देना है? 5,000 रुपये, ठीक है। तो भैया आपने 5,000 रुपये कितने लोगों ने दिया? कितने लोगों ने? कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 1 लाख हो गया ना? बोलो भैया। हाँ जी। तो 1 लाख रुपए आपने किसी एक व्यक्ति को दे दिया। किसको दे दिया? किसी एक व्यक्ति को दे दिया। तो मुझे एक बात बताना तुम, अभी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा कितना पैसा आ गया? तो 1 लाख से कुछ काम कर सकता है। ठीक है। बोलो भैया। अब यहीं पे अमाउंट बढ़ा दो। जैसे मान लो मोस्टली क्या होता है, शादी ब्याह करनी है, क्या करनी है बेटा? कमेटी सबसे बेस्ट है, 20,000 की कमेटी करिए। 24 लोगों ने। कितने लोगों ने? 24 लोगों ने। कितने हजार की? मंथली आपके ऊपर कितना बर्डन है? 20,000 रुपए का। थोड़ा सैलरी बढ़ा देता हूँ, 50 करोड़। ठीक है। कितना मंथली जमा होगा? 20,000 रुपये। कितने लोग हैं? 24 लोग, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा? 4,80,000 रुपीज। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ भैया, 4,80,000 रुपये आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। हाँ, तो आप इससे क्या कर सकते हो? जो भी बेसिक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, शादी में यूटिलाइज कर सकते हो, या कुछ भी हो, बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो फंड्स को, क्योंकि आप कलेक्टिवली इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते विद दिस सैलरी, है ना? तो यहाँ पर भी आप एक तरीके से क्या फंड्स को पूल कर रहे हो। कमेटी सिस्टम में भी क्या कर रहे हो बेटा, फंड्स को पूल कर रहे हो, बट वही म्यूचुअल फंड भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? म्यूचुअल फंड भी क्या है बेटा, यही है कि आप अपने पैसे को इकट्ठा कर रहे हो। हाँ जी। आप अपने पैसों को क्या कर रहे हो? इकट्ठा कर रहे हो, और एक पर्सन को दे दे रहे हो, वो यूटिलाइज कर रहा है, फिर हर मंथ वो भी अपना पेमेंट करता रह रहा है। तो इससे सबके काम हो जाते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? पूलिंग ऑफ फंड्स। अगला क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट, रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स। भाई पैसा बढ़ेगा तो इकोनॉमी ऑफ स्किल भी क्या होगा? बढ़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है बेटा क्या? रिस्क, बिकॉज ऑल स्टॉक डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। अच्छा, एक ना एडवर्टाइजमेंट्स आता था, पता नहीं तुम लोग देखा नहीं देखा है। उस सेट में क्या होता था, एक बच्चा, उसका बर्थडे होता है। क्या होता है उसका? और वो स्कूल से ना एक पैकेट लेके आता है सर, पैकेट होता है या फिर डब्बा होता है कुछ, मिठाई का डब्बा, जिसमें लड्डू होते हैं। क्या होता है बेटा? लड्डू होते हैं। और वो ऑफकोर्स सबको बांट रहा होता है लड्डू। ठीक है। तो वो क्या करता है, उन लड्डुओं को छुपा लेता है, 2 4 लड्डुओं को। जैसे एक उसने ज्योमेट्रिक बॉक्स में रख दिया, तो कहाँ रख दिया अपने? ज्योमेट्रिक बॉक्स में, ठीक है। एक 2 4 अपने बैग में रख दिए, ठीक है। हेलो। और 2 4 फ्रेंड के ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिए। अब बाकी डब्बा ले गया दोस्तों के सामने, मतलब क्लासमेट के सामने, बचेगा थोड़ी? अगर दोस्तों के सामने कोई भी चीज जाती बचती है क्या? आज तक तो नहीं बची। अब मान लो सारा, अगर ये सारा इसी में रख देता, एक ही में ही, तो क्या एक इसके लिए कुछ बचता? नहीं। तो क्या इसने पहले अपना प्रोविजंस बना लिया था? बोलो भैया। तो आपने क्या किया, आपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर दिया। क्या कर दिया? अगर एक डूब भी जाएगा, दूसरा तो प्रॉफिट दे जाएगा आपको। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, सारे स्टॉक एक टाइम पे लॉस में तो नहीं जाएंगे ना, या सारे टाइम पे प्रॉफिट तो नहीं जाएंगे आपको। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो सकती है बेटा? डिफरेंट। तो एक में आपको लॉस होगा, तो दूसरे में क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे मैंने ना एक स्टॉक परचेस किया था, हालांकि मैंने बहुत सारे स्टॉक परचेस कर रखे हैं, बट मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक बैंक का शेयर परचेस करा था, आईसीआईसीआई बैंक का।
इसका मैंने शेयर परचेस किया था कोविड के टाइम पे, जो अप्रोक्सीमेटली शायद मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपए के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं बट इतना ही था। ठीक है। और एक और स्टॉक मैंने परचेस करा था, दैट इज महामाया स्टील का। उसका मैंने खरीदा था शायद 200 के आसपास या 175 200 के आसपास। ठीक है। अब इसमें हो गया मुझे लॉस। क्या हो गया बेटा? लॉस। बेटा एक बार देखना गूगल पे अभी महामाया स्टील का स्टॉक कितना चल रहा है। हालांकि प्रमोटर बेस्ड कंपनी है तो थोड़ा झोल झाल था। जल्दी करो फटाफट से। 9 941। नहीं यार, क्या कौन सा देख रहा भाई? हाँ, बढ़िया। मैं तो लो इसका 5 साल का लो देखना। पता नहीं क्या सर्च कर रहा है। देखो सर, ये अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज पे मैंने सेल किया था, क्योंकि नीचे गिर गया था बहुत ज्यादा, तो आई थॉट क्या इसमें तो लॉस हो जाएगा। अब मुझे बताओ आईसीआईसीआई का शेयर अभी कितना चल रहा है? क्योंकि अभी भी होल्ड है। 1250। कब खरीदा है? कोविड के टाइम। ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 6 साल हो गए, है ना? अभी इसका शेयर कितना चल रहा है? अच्छा, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम कितना लॉस हुआ बेटा? 125 रुपए का। अगर अप्रोक्सीमेटली मान लें, एग्जैक्ट फिगर ना भी इसको हम देखें, तो 125 रुपए पर शेयर इन्वेस्ट लॉस हो गया। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है बेटा? करीब करीब 1000 रुपए मान लो। कितना मान लो? 1000 रुपए पर शेयर। तो ओवरऑल क्या मैं प्रॉफिट में ही हूँ? ओवरऑल मैं किसमें हूँ बेटा? प्रॉफिट में हूँ। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? कि आप किसी एक स्टॉक्स के भरोसे नहीं रहते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स में क्या करते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है भैया? आपका जो लॉस है वो दूसरे स्टॉक्स के प्रॉफिट से क्या होता है बेटा? कवर हो जाता है। तो ओवरऑल आप किस में रहते हैं बेटा? प्रॉफिट में रहते हैं। किस में रहते हैं? प्रॉफिट में रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? इसी को बोलते हैं बेटा क्या? डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या म्यूचुअल फंड से हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। समझ में आई नहीं आया? ये बेसिक्स पढ़ रहे बेटा, अभी ये कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। क्या लिखा हुआ है? स्टेक होल्डर इन अ इंडियन म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री। कौन कौन स्टेक होल्डर्स है? स्टेक होल्डर मतलब जो म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है बेटा? रिलेटेड है। ठीक है। कहता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया इन्वॉल्व सेवरल रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। पहला कौन है बेटा? आरबीआई। दूसरा कौन है? सेबी। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेल्फ रेगुलेटरी तो पढ़ा था आपने। एसआरओ। हाँ, ये किसने आइडेंटिफाई किया इसको? सेबी ने। इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड इन्वेस्टर एसोसिएशन। तो ये इसके क्या है बेटा? स्टेक होल्डर्स है। क्या है बेटा? स्टेक होल्डर्स। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात है। अरे बताओ यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वैसे भी बेसिक्स है। अभी थोड़ा सा इसके हिस्ट्री इतिहास पे एक बार नजर मान लेते हैं, फिर हम इसका मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू। म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई बेटा? 1963 में, दैट इज 1963 में। कहते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्टार्टेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या बेटा? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। तो सबसे पहले भारत में यूटीआई म्यूचुअल फंड इशू किया था। ये इनिशिएटिव किसने लिया था बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर बेटा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया था फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। अच्छा, फिर इसमें डेवलपमेंट्स हुई। 1987 में एसबीआई म्यूचुअल फंड बिकम क्या बेटा? फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड। यानी कि सबसे पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड आए थे। अब यूटीआई म्यूचुअल फंड यानी कि तब उसमें मोनोपोली अधिकार था। क्या था बेटा? मोनोपोली अधिकार था किसके पास? यूटीआई के पास, कि यही म्यूचुअल फंड मार्केट में इशू कर सकती थी। बट बाद में 1987 में फर्स्ट म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च करा? एसबीआई ने। किसने बेटा? एसबीआई ने। एंड दिस इज नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड, यानी कि यूटीआई के अलावा बेटा म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। फिर अर्ली 90 गवर्नमेंट अलाउ करती है किसको बेटा? पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस को, कि वो खुद के सेटअप कर सकते हैं क्या बेटा? म्यूचुअल फंड। यानी कि भारत सरकार ने यहाँ पर अलाउ कर दिया किसको बेटा? पब्लिक सेक्टर को और इंस्टीट्यूशन को। अच्छा, अभी तक ना हम एक ड्राइव में फंसे हुए थे, दैट इज एल क्यू पी पॉलिसी में।
कौन सी पॉलिसी में? एलक्यू की पॉलिसी याद है आपको? लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट पॉलिसी, जो कि सरकार की रेस्ट्रिक्टिव नेचर को दिखाती है। किसको दिखाती है बेटा? बट 1991 में क्या इकोनॉमी का सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया? हाँ। तो 1991 में भारत सरकार ने लॉन्च किया क्या? एलपीजी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? तो एलपीजी पॉलिसी ने भैया सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन ले गया ना, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। तो देखो, जैसे ही 1993 में रेस्ट्रिक्शन हटी, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर हो गए कहाँ पे बेटा? हाँ जी। तो सबसे पहले कौन सा लॉन्च हुआ? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन अर्लियर, क्या बेटा? कोटक पयोनियर वाज द फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड। तो इन्होंने अपना पहला म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च किया। फिर 1992 में जब सेबी एक्ट आया, तो सेबी ने एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करने की इसमें सोची। क्या सोची बेटा? रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करने की। और कब लेके आया रेगुलेशन? 1996 में। फिर 1995 में बेटा एसोसिएशन बना किसका? म्यूचुअल फंड इन इंडिया established to promote ethical practice in the industry। मतलब ethical practice को promote करने के लिए बेटा किसे लॉन्च किया गया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज AMFI को सेटअप किया गया। समझे? बोलो। अच्छा। अभी अगेन ये भी आप पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड थ्री ट्रायल बेसिस पे था। किस पर बनता है ये? पहला कौन? ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एंड इसमें कस्टोडियन आ सकते हैं आपके, आपका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, तो देखो सर, स्पॉन्सर कौन है बेटा? प्रमोटर ऑफ द म्यूचुअल फंड। मतलब जो, जैसे एसबीआई ने म्यूचुअल फंड प्रमोट किया, तो एसबीआई कौन हो गया बेटा? प्रमोट, स्पॉन्सर, वट एवर यू से। ठीक है। कहते हैं ब्रिंग कैपिटल एंड एस्टेब्लिश द म्यूचुअल फंड, ये पैसा लेके आते हैं और म्यूचुअल फंड को सेटअप करते हैं। ठीक है। अप्लाई टू सेबी रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स इनको अप्लाई करना होता है क्या बेटा? सेबी के रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट क्रिएट बाय किसने? ट्रस्टी मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है ऑपरेशन ऑफ क्या बेटा? म्यूचुअल फंड। ठीक है। इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, मतलब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी अपॉइंट कौन करती है बेटा? ट्रस्टी, जो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टमेंट मैनेज ऑफ फंड्स। ठीक है। एंड रिसीव करता है फी ऑफ द मैनेजिंग फंड्स, मतलब जो भी आप मैनेज कर रहे हो फंड्स को और उससे फीस जनरेट हो रही है वो आपको मिलेगी बेसिकली। अच्छा, ये तो हमें पता है कस्टोडियन। तो सेफ कीपिंग करता है किसकी बेटा? सिक्योरिटी एंड एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। इंश्योर करता है एसेट्स यूज हो सिर्फ किसके लिए बेटा? इंटेंडेड पर्पस के लिए। दिस इज द म्यूचुअल फंड कस्टोडियन। फिर कहते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इनका काम क्या होता है बेटा? रजिस्टर करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और चीजों को ट्रांसफर करना। समझे? इंडिया में कुछ म्यूचुअल फंड के एग्जांपल है, जैसे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, क्या है बेटा? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर, आईडीबीआई बैंक ट्रस्ट, क्या बेटा? आईडीबीआई म्यूचुअल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईडीबीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्ट्रार कौन है बेटा इसका? तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल का, स्टूडेंट कौन है, ये सब चीजें। तो ये एक एग्जांपल है म्यूचुअल फंड को सेटअप करके क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। समझे? बोलो। रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री बॉडी। रेगुलेटर कौन है भैया यहाँ पे? ऑफ कोर्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द मेन रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो कहते हैं सेबी रेगुलेट करता है किसको बेटा? और किसको? और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आईसीडीआर में पढ़ा था ना इसके बारे में आपने। हाँ। द एप्लीकेबल लॉज कौन सा है बेटा यहाँ पे? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 ऑलरेडी रन। फिर क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्री बॉडी कौन है बेटा? AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है। कहते हैं फंक्शंस क्या इसका? प्रमोट करेगा क्या बेटा? बेस्ट प्रैक्टिस। इशू करेगा क्या? कोड ऑफ कंडक्ट। डिसएमिनेशन करेगा क्या बेटा? इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। कंडक्ट करेगा क्या? रिसर्च एंड स्टडीज। ठीक है। करंटली ऑल AMC, जितने भी AMCs हैं भारत में, वो मेंबर है किसके बेटा? राइट, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जितने भी भारत में हैं, दे ऑल आर द मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है। चलिए, अब आइए नोट्स पर फटाफट। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत? ये बेसिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ है पढ़ने लगा प्लीज। थोड़ा गुनगुना लगा रहा है, पता है। जब कभी नॉर्मल, अभी नॉर्मल यहाँ मालूम नहीं, जल्दी आओ।
और हाँ, हाँ, खाने नहीं है। भाई म्यूचुअल फंड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया हमने? दो टाइप्स में, ठीक है। एक है ओपन एंड और एक क्या है बेटा? क्लोज एंड, ठीक है। ओपन एंड का मतलब क्या होता है साहब, और क्लोज एंड का मतलब क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ओपन एंड में लिखिएगा सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके क्या बेटा कुछ फीचर्स हैं, जैसे यूनिट्स कैन बी परचेज। ओपन एंड के यूनिट्स कैन बी परचेज एनी टाइम, मतलब कभी भी आप इसके यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स कैन बी रिडीम एनी टाइम, यूनिट्स को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ पे होती है हाई लिक्विडिटी। क्या होती है बेटा यहाँ पे? हाई लिक्विडिटी। सुन रहे हो तुम लोग? एक छोटा सा एक्सेप्शन है। ELSS funds have lock-in period. There are some features as well about closed-ended funds. Closed-ended funds का क्या फीचर्स है बेटा? Units purchased only during new funds offer. Redemption only at maturity. Low liquidity. देखा? देखा? अच्छा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फीचर्स तो विल अंडरस्टैंड, एक छोटा सा एग्जांपल देखेगा। जैसे मान लो एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड है, दिस एग्जांपल नंबर वन। क्या है बेटा? ओपन एंड म्यूचुअल फंड है, ठीक है। जिसकी जो एनएवी है, एनएवी है वो है 20 रुपए पर यूनिट। क्या है बेटा? 20 रुपए पर यूनिट। नाउ एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू। क्या होता है बेटा? नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। सॉरी, नेट
सॉरी। अरे हाँ यार, बोला सही था लिख गलत दिए। सॉरी। अब आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीस। कितना? बताओ नहीं, हाँ कितने यूनिट्स परचेज कर लिया आपने? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा उल्लू। और एक की वैल्यू कितनी है? कितने यूनिट आ गए? 50,000 यूनिट। 50,000 कौन बोल रहा था? कितने यूनिट आ गए? 5 लाख। कितने यूनिट आ गए? 50,000 बोल रहे हैं। 6 5 ठीक। अब मान लो ये जो एनएवी है ये बढ़ेगा ना? हाँ, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो जो एनएवी है, ओहो, क्या हो गया आज? आज लगता है मैं ईद मना के नहीं आया। कभी ऐसा हो रहा है। एनएवी के बेसिक दो सिचुएशंस है बेटा। कितने सिचुएशंस है? बढ़ गया। मान लो 20 रुपए का कितना हो गया? 25 रुपए। कितना हो गया? 25 रुपए। ठीक है। और 20 का कितना हो गया? तो यहाँ पे नेहा ये घट गया। 20 से 25 जब बढ़ रहा है। ओ माय गॉड। और यहाँ पे बढ़ गया। बढ़ गया ना यहाँ पे? यहाँ पे घट गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो गया? 5 रुपया। तो कितने यूनिट खरीदे थे आपने? कितने का फायदा हो गया? दिस इज योर लाभ। क्या हो गया बेटा आपका? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। प्रॉफिट कितने का हो गया? 25,000 रुपए का। कितने का? 25,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लॉस हो गया साहब? कितना लॉस हुआ है? 5 रुपए पर यूनिट। कितने यूनिट थे आपके पास? ओके। तो लॉस कितना हो गया? 25,000 रुपीज। आपको क्या हो गया बेटा? लॉस। समझ में आया? तो ये कुछ मिलता जुलता शेयर्स की तरह ही है क्या? हाँ, यही तो होता है ना कि भैया आपने शेयर्स की वैल्यू परचेज करी हो, बढ़े, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हाँ, अब ओपन एंड और क्लोज एंड में क्या डिफरेंस है, बस वो देख लो एक बार। देखो इधर। हमने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया? हाँ जी, तो पहला क्या? ओपन एंड फंड्स। और दूसरा क्या? क्लोज एंड फंड्स। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो, ओपन एंड का मतलब होता है कैन बी परचेज एनी टाइम। मतलब आप ना इसके यूनिट्स को कभी भी खरीद सकते, मतलब स्कीम चल रही है, ऑन गोइंग स्कीम्स है, तो आप जब आपका मन कर रहा है, जब आपके पास पैसा आ रहा है, आप यूनिट परचेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, आपका जब भी मन करे क्या कर लो? रिडीम कर लो एनी टाइम। दैट इज कॉल अगेन ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। और इसमें क्या होती है बेटा? लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। समझ में आया? एक होते हैं क्लोज एंड फंड्स। क्या होते हैं बेटा? क्लोज एंड फंड्स तो कहते हैं यूनिट परचेज कर सकते हो ड्यूरिंग, कब? जब न्यू फंड्स ऑफर करा जाता है, मतलब जब स्कीम ऑफर करी गई आपको, उसी समय आप क्या कर सकते हो बेटा? म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हैं। या इन ड्यूरिंग ऑफ दिस स्कीम्स, अगर आपने कोई नया ऑफर लेकर आए हो तो उस समय परचेज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर कभी भी परचेज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, रिडम्पशन कब करोगे? जैसे मान लो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो 5 साल से पहले आप क्या नहीं कर सकते? रिडीम नहीं कर सकते हो। और इसमें लिक्विडिटी क्या होती है बेटा? ऑफ कोर्स यार, लिक्विडिटी कम क्यों है? क्योंकि ट्रेड ही नहीं हुआ है इस पे ट्रेड नहीं हो रहा है। एक फिक्स अमाउंट आपने जमा कर दिया है फिक्स टाइम के लिए। दैट इज अ काइंड ऑफ एफडी। एक काइंड ऑफ क्या हो गया बेटे? एफडी हो गया कि आपने एक टाइम के लिए फिक्स कर दिया, उससे पहले आप इसको निकाल नहीं सकते। समझ आया? बाकी सिचुएशन सही रहेगा। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन जरूर है। ई एल एस एस फंड्स हैव क्या बेटा? मतलब कुछ फंड्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आप क्या लगा देते हो? लॉक इन। जैसे मान लो मैंने कहा भैया आप ठीक है कभी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बट 1 साल का क्या रहेगा इसमें? लॉक इन रहेगा। तो 1 साल के लिए बेटा फ्रीज हो गया। क्या हो गया? फ्रीज हो गया। समझ में आया? तो विद दिस एग्जांपल प्लीज।
हो गया। है ना? ओके, तो ये हमने पढ़ लिया क्या बेटा? ओपन एंड और क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब यार ये ना कुछ बेसिक्स है अगेन, म्यूचुअल फंड्स की क्या क्या स्कीम्स है, बहुत सारी हैं, कम से कम 15-16 स्कीम्स है। कितनी स्कीम्स है बेटा? और सुनिए क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स कितनी है। सबसे पहले क्या लिखा है? इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स। ध्यान से सुनना। कहते हैं सर, इन्वेस्टमेंट मेनली इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? रेगुलर इन। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक हमने म्यूचुअल फंड ट्रस्ट सेटअप किया, और ये इन्वेस्टर्स हैं, क्या बेटा ये? चलिए उनका